सॉरी ईडी और ममता बनर्जी को लेकर है, जो कि काफी डिस्कशन रहा, सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी देखा होगा आपने, सब जगह देखा होगा। इनके बारे में बात करेंगे, क्या मुद्दा हुआ है पूरा का पूरा, और ये आईपैक क्या है, क्या इशू हुआ, ममता बनर्जी उनके ऑफिस में क्यों पहुंच गई, ये फाइल्स उनके पास में क्यों है, सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रंप ने 500% टैरिफ के बारे में बोल दिया है कि 500% टैरिफ लगाएंगे, जो क्या करेगा, रशियन ऑयल क्या करेगा, बाय करेगा। समझ गए, बाय करने वाले कौन से देश हैं, इंडिया है और चाइना है। तो ये यहाँ पर इशू है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे, जो कि यूएन ने 7.2% है जो कि बोली है। तो एक आर्टिकल ये हो गया, एक आर्टिकल ये हो गया, एक आर्टिकल ये हो गया, तो ये 3 आर्टिकल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। यूएनएफ ट्रिपल सी को लेकर भी है, लेकिन अंदर इसके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर है, तो अंदर बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कौन कौन से लोग शामिल है। एक तो है ममता बनर्जी, है ना, जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। दूसरे ईडी है, सेंट्रल एजेंसी है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर काम करती है। तीसरा है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक जिसको कहते हैं। ये क्या है, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि क्या करती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करती है, आईपैक, समझ गए। इसी प्रकार से अमित शाह होम मिनिस्टर है, जिन्होंने ऑर्डर दिया ईडी को, और साथ में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है वो वहां पे रूलिंग पार्टी है। ऑलराइट, तो ईडी ने क्या किया रिसेंटली, आईपैक के ऑफिस जो है ना कोलकाता में, वहां पे रेड किया। वहां के आईपैक के जो को फाउंडर है प्रतीक जैन, उनके घर के ऊपर भी छापा मार दिया। ईडी ने ये बोला कि यहाँ पर जो है ना, रेड के टाइम पे एविडेंसेस है जो कि हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने पर्सनली विजिट किया दोनों लोकेशन के ऊपर, रेसिडेंट के ऊपर भी और ऑफिस के ऊपर भी, ठीक है। सीएम और उनके एड ने फोर्स, ऐसा ईडी का एलिगेशन है, ईडी ने बोला कि सीएम और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन हटा दिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हटा दिए, है ना, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट किया, जो कि कौन सी थी चल रही थी, पीएमएलए को लेकर चल रही थी। ईडी ने क्लेम किया कि लीगल सेफगार्ड वर फाउंड, क्लेम किया कि जो लीगल सेफगार्ड थे ना, वो हमें यहाँ पे करने थे, और उसको हमने कर भी लिए कुछ चीजों को लेकर, लेकिन काफी सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे हटा दिए गए। दूसरा जो पॉइंट है जो कि ममता बनर्जी का है, उनका कहना है कि रेड जो थी वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, है ना। पार्टी का जो डाटा है, क्योंकि आईपैक पार्टी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी को हेल्प कर रही है, तो प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, कैसे काम करना है ना, पार्टी का डाटा क्या है, वो सारा का सारा अवेलेबल था, तो वो ईडी के द्वारा लेने की कोशिश करी गई। इसके अलावा ईडी ने जो है ना, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट हो गए, कैंडिडेट की लिस्ट हो गई, साथ में अक्यूज किया गया बीजेपी एंड अमित शाह को भी कि वो क्या कर रहे हैं, बंगाल को बुलडोज बुलडोज कर रहे हैं, और पीपल ऑफ बंगाल विल नॉट गो, पीपल ऑफ बंगाल नॉट अलाउ नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है जो कि आया है। ऑलराइट, 2 एफआईआर भी यहाँ पे ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ हो गई है। एफआईआर सो मोटो एफआईआर है। पहली बात तो कि ईडी ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। दूसरा, जो कंप्लेन करी गई वो प्रतीक जैन की वाइफ के द्वारा करी गई, क्योंकि कई सारा डाटा है जो कि लिया गया। ईडी का क्लैरिफिकेशन है कि रेड जो है वो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है, और ये सर्च जो करी गई है वो एविडेंस के लिए करी गई है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं करी गई है। अब यहाँ पे कुल मिला के मुद्दा आता है वो यही आता है कि एनफोर्समेंट ईडी जो है वो काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में, है ना। ईडी का और पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर लागू किया गया था, 2005 से ये ऑपरेशनल है। ईडी के पास पावर है कि वो सीज कर सकती है, सर्च कर सकती है, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है अंडर द पीएमएलए। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज को हमेशा पहले लोकल पुलिस को और स्टेट को जो है वहां पे बताना पड़ता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है, राइट। स्टेट पुलिस का रोल यही है कि पहले प्रायर इंफॉर्मेशन या इंटिमिडेशन है जो कि चाहिए होती है इस तरीके के सर्च करने के लिए, और ऐसे ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अंदर भी बोल रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है कि भाई आप लोकल पुलिस को, स्टेट पुलिस को तो पहले बताओ कम से कम जो भी एक्शन ले रहे हो, ताकि कम से कम वो हेल्प कर सके, या फिर जो भी है आपको असिस्ट कर सके, या फिर थोड़ा फेयर तरीके से जो है ना लोकल लेवल पे, ग्रास रूट पे काम हो सके। ऑलराइट, सेंट्रल एजेंसी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, ये इश्यू जो है वो आपको पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो ये पीएमएलए केस देखने को मिलता है ईडी की तरफ से, है ना, या फिर सीबीआई के जो भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, पिछले 5 सालों में 99% पता नहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये अपोजिशन के स्टेट के अंदर ही क्यों हो, या फिर अपोजिशन पार्टी इसके अंदर ही मनी लॉन्ड्रिंग क्यों हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर भी ईडी जा रही है, या तो बंदा, या तो देखो क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स है, वो तो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। जैसे ईडी सीबीआई का जो यहाँ पे पड़ता है, जब वो आती है उसके बाद वो
बदल लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बदली है। प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट फर्म्स की बात करें तो फिर उनके ऊपर भी पीएमएलए और ये सब केसेस लग जाते हैं, तो वो भी इशू होते हैं, तो वो अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर पाती अगर करना भी चाहे तो। ऑलराइट। और जो नहीं कर पाता फिर उसके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं। तो ये एक इशू है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई सिर्फ पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि अगर आप देखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर तो जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में 8,000 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया हुआ है। अपोजिशन जितने भी सारे मिला लोगे ना तो उनके पास हार्डली 1,000 करोड़ भी नहीं आया। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे जो है वो कम पैसे वाले के पास में हो रही है, ज्यादा वाले के पास नहीं हो रही है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि ईडी और सीबीआई, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बोलती है वैसे, लेकिन वही वाली बात है कि जो इनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे दो दो जो बड़े कंसर्न है ना वो यही है कि एक तो ये, ठीक है, कि ईडी और सीबीआई अगर फेयर तरीके से काम करे तो ऑब्वियस बात है कि जो पीएमएलए है और जो भी करप्शन है इनको लेकर काफी अच्छे से काम कर सकती है। राइट है ना? स्टेट के अंदर कई जगह पे आपको लोकल लेवल पे ग्रास रूट के ऊपर भी करप्शन देखने को मिलता है ना? कई जगह पे फ्रॉड देखने को मिलता है। इन सबको काफी अच्छे से टैकल है जो कि किया जा सकता है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाती है तो फिर ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से टूल बन जाता है किसका? सप्रेशन का, सप्रेशन ऑफ अपोजिशन। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते हैं, ए जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके ऊपर इश्यू आ जाता है। ऑलराइट। तीसरा, जो अगर कोई भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी के तौर पे या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि हेल्प कर रही है किसी भी कंपनी को, है ना, उसके डॉक्यूमेंट सीज होना और उसकी कंपनी के ताले लगने के चांसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से पहले ट्विटर का ऑफिस है या जितने भी सोशल मीडिया जो बाहर की कंपनीज है ना, जो बाहर के हैं, उनके ऊपर आपको कई बार देखने को मिला है। मीडिया की बात करें, मीडिया में भी यही देखने को मिला है। एनडीटीवी जो कि पहले फेयर रिपोर्टिंग करा करता था उसको हटाने के दोबारा खरीद लिया गया। अब वहां पे आपको फेयर रिपोर्टिंग भी नहीं मिलेगी। तो जितने भी मीडिया हाउसेज है वो तो ऑलमोस्ट गॉन केस हो चुके हैं। अब जो है वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही आपको रिपोर्टिंग है जो कि देखने को मिलती है। राइट। तो ईडी का प्रॉब्लम और सीबीआई का प्रॉब्लम यही है, अगर फेयरली अगर होम मिनिस्ट्री अगर इनको यूज करे तो आई थिंक बहुत देश के डेवलपमेंट के अंदर और करप्शन को कम करने के अंदर काम में लिया जा सकता है, और ये लॉजिक भी था इसको बनाने का। अब यहाँ पे मेजर जो इश्यू देखने को मिलता है वो सेंटर और स्टेट का, इसी वजह से फेडरल इश्यू देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये इशू किस चीज को लेकर है ये आपको बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय स्टेट पुलिस अगेंस्ट द सेंट्रल एजेंसीज रिफ्लेक्ट टेंशन रिलेटेड टू। टेंशन किस चीज की दिखाती है? जब आप इस तरीके की एफआईआर स्टेट पुलिस के द्वारा करी जाती है सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ, है ना। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि ईडी के ऊपर अटैक भी हो गया था वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु के अंदर भी सेम इशू देखने को मिलता है, कर्नाटका में भी मिलता है, बहुत जगह पे जो अपोजिशन स्टेट्स है वहां पर ये सब इशू देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का पार्ट है जो कि बन जाता है ना। तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टेंशन रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है हमारे यहाँ पे यूएन बॉडी को लेकर, जो कि हमारे ग्रोथ रेट की बात करेगी। ये कल हमने काफी डिटेल में पढ़ा था वैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 7.4% है जो कि इस साल के जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन है जो कि बताया। साथ में यूएस से जो हमारे नुकसान हुआ उसको हमने डाइवर्सिफाई भी कर दिया था।